जय हिंद। फ्रेंड, हम देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी पेपर 2024 हुआ है और इसको हमने कई बार आज प्रयास किया बनाने का इस पे वीडियो, लेकिन हमेशा जो है असफल रहा। मतलब थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम थी तो बगल में, इसी वजह से। बाकी हम लोग इसको अब देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि क्या क्या देखने वाले हैं, किस तरीके से। तो सभी क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनका आंसर, साथ में जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जैसे आपके गद्य पद्य से आते हैं, संस्कृत से आते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, सेट 801 जी सेट देख रहे हैं, ये हमारे पास सेट है। बाकी इसका कोड आप जानते हैं 901 रहता है। इसमें जितने भी निर्देशांक रहते हैं उनको आपको जो है पढ़ना चाहिए, जो भी निर्देश हैं। ये चीज़ जो है इसमें 2 खंड में दिया गया है पेपर। आपको बता दें कि 2 खंड में होता है। जो क्लास 9 के बच्चे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। खंड आ और खंड बा में, खंड आ में आपके 20 नंबर बहुविकल्पी, खंड बा में आपका रहता है जो वो टोटल 50 नंबर का इसमें जो आपका रहेगा वो टोटल आपका लिखित पेपर रहेगा। बाकी ये आपका क्या रहता है, बहुविकल्पी रहता है। अब ओमार शीट कैसे भरना है, इन सभी पे जो है चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और अभी ओमार शीट के बारे में हमने आप लोगों के सामने वीडियो पिछले साल ही दिया था, तो उससे भी आप देख सकते हैं जब कभी ओमार शीट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आज के बच्चों ने ओमार शीट पे भरा होगा। कापी के बारे में हम कभी वीडियो नहीं बताए थे, तो इस पर हमने बता दिया किस तरीके से कापी को भरते हैं, उसको भी आप लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। ठीक ना। ये ऐसे जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके गद्य से आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके पद्य से आएंगे। 10 क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं, मतलब व्याकरण से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहता है हिंदी में। इसमें पहला है, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है। तो अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, इसमें भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो भाव विलास के रचनाकार देव हैं। छत्रसाल दशक किनकी रचना है। तो भूषण की। और कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है। सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ तक अभी 5 क्वेश्चन हम देखे हैं, ये आपके गद्य के रहते हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं 5 पद्य के, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आत्मकथा है। ये आत्मकथा है और ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन हैं। श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के लेखक हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यही कथन इसमें सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु आपकी किस विधा की रचना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो परीक्षा गुरु हमारा उपन्यास है और ये श्री लाला निवास दास द्वारा रचित है। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं। तो बाणभट्ट के आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के केवल और केवल 4 अंग होते हैं, लेकिन प्रकार की बात करें तो वो 10 प्रकार का, यानी कितने अंग हैं, 10 अंग हैं, उस तरीके से हम देखेंगे उसको। वो एक तरीके से अंग की बात पूछ रहा है, लेकिन कितने अंग हैं, तो 10 रहेंगे, जिसमें जो है 9 रहते हैं, लेकिन 10वां आता है वात्सल्य। अब बात करते हैं, पायो जी मैं राम रतन धन पायो। तो ये देखिए 11 से शुरू हो गया है व्याकरण, जहाँ से रस पूछा है। अब इसमें ये है अलंकार, और अलंकार पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछ रहा है कि पायो जी मैं राम रतन धन पायो, एक इसमें कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है। तो 11 मात्रा होती है, ये ध्यान देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन है। जो क्वेश्चन में क्या बताया जाता है कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग तो निर है। और नील गाय में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है। खेत का तत्सम रूप क्या है।
खेत का तत्सम रूप क्या है? तो क्षेत्र खेत का तत्सम रूप रहेगा। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या रहेगा? तो युष्मत रहेगा। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में क्रिया या कार्य की प्रधानता होती है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता रहेगी। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता रहती है। वाक्य में कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य में केवल 2 तत्व होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अविकारी पद को किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अव्यय पद के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ये टोटल बहुविकल्पी हैं, लेकिन अभी हमारे सामने जितने वर्णात्मक प्रश्न हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आएगा खंड बा के रूप में वर्णात्मक प्रश्न। पहला है, इसमें गद्य पर गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने। वास्तविकता में 3 ही प्रश्न भी हैं। ये 6 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन के आपको लिखने हैं। पहला गद्यांश का सारांश पूछ रहा है, तो कुसंक का ज्वार ये आप पहले ही समझ जाएंगे कि किस चैप्टर का है। जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ही संगति की बात आई, अच्छी संगति बुरी संगति, ये मित्रता की बात हो रही है और मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ये आप ध्यान देंगे। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कुसंक का ज्वार जो आपको दिख रहा है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें वे बताते हैं कि यदि आप बुरे व्यक्ति की संगति करते हैं तो आप नीचे गिर जाएंगे। जिस तरीके से एक चक्की बांध दी जाए उसी तरीके से आप हमेशा नीचे की तरफ जाएंगे। और यदि आप अगर अच्छे व्यक्ति की संगति पकड़ते हैं तो लगातार आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। ये चीज़ इसका सारांश है। अगर बात कर लेते हैं इसमें व्याख्या क्या है, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो वही चीज़ है, इसमें इतना ही रेखा दी गई है, लेकिन सबका हम लोग देखेंगे कि जो है कुसंक का ज्वार एक बीमारी की तरह होता है, सबसे भयानक बीमारी। ठीक ना, यानी कि 1 मिनट थोड़ा ऊपर चला गया जी, यही है। तो इसमें देख लेते हैं कि कुसंक का ज्वार क्या होता है कि एक भयंकर बीमारी के समान होता है, जो केवल नीति ही नहीं बल्कि सदाचार और बुद्धि का भी नष्ट कर देता है। और किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो उसके पैरों में चक्की के समान वो बंधा हुआ हो जाता है, जो दिन प्रतिदिन वह उसे गड्ढे में गिराने का कार्य करता है। और यदि उसकी संगति अच्छी हो तो सुदृढ़ बाहु के समान यानी सहारा देने वाली भुजाओं के समान रहता है, जो उसे लगातार उन्नति की ओर बढ़ाने में उसकी मदद करता है। तो ये हो गया इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ होता है सहारा देने वाली भुजाएं। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। बाकी ये अथवा करके दिया है। बाकी इस चैप्टर का नाम इसरा तू नहीं गई मेरे मन से है। इसे लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। बाकी इसमें जो है आप लोगों को जो इसकी क्या कहते हैं कि अगर आप लोग इसमें देखना चाहें तो इसका भी उसी तरीके से सेम व्याख्या रहती है। और व्याख्या में हम लोगों को क्या ध्यान देना है इसमें, तो इस चैप्टर इसमें भी हम देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पाठ का नाम तो लिखना है आपको स्त्रिया तू नहीं गई मेरे मन से, और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। अब अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो आप लिखेंगे कि जो हमें स्त्रिया से बचने के लिए अगर कोई उपाय है कि हम स्त्रिया ना करें किसी से, तो हमें अपने मन को अनुशासन करना, उसे अपने शासन में चलाना है। और जो व्यक्ति स्त्रिया का स्वभाव यानी कि स्त्रियालु स्वभाव का हो और वे हमेशा फालतू बातों को सोचता रहता है, इस आदत को अगर वो छोड़ देना चाहता है, ठीक ना, यानी सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए उसे। जो है हमेशा अगर दूसरे के बारे में सोचता है तो ये सभी चीज़ों को उसे छोड़ देना चाहिए। और उससे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह स्त्रियालु बना हुआ है, यानी जिसके कारण वो स्त्रिया करता है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, क्या कारण है ऐसा होने का। और जिस दिन उसके दिमाग में ये चीज़ आ गया, उसी दिन ऐसी जिज्ञासा जिस दिन आई उसी दिन वो स्त्रिया करना त्याग देगा। ठीक ना, तो ये इसमें इसका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी एक क्वेश्चन है कि स्त्रिया से बचने के लिए किस आदत को छोड़ देनी चाहिए, तो यही आदत छोड़ देनी चाहिए कि फालतू बातों के बारे में उसको सोचना नहीं चाहिए। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं इसमें ये
आपका गद्यांश था, अब ये है पद्यांश। पद्यांश भी 6 नंबर का ही आता है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बताया गया और 3 का ही आपको जवाब देना है, ठीक ना। ये चैप्टर का नाम अगर आप लोगों को बताएं तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? वन पथ पर, ठीक ना, वहाँ से लिया गया है। इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। इसमें किस समय का वर्णन है? जब कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ के कहने पर राम लक्ष्मण और सीता को वनवास हो जाता, तो उसी समय वहाँ वन में कई लोग मिलते हैं जो उन लोगों को देखकर उनकी माता कैकेयी के बारे में कुछ बातें अपशब्द कहते हैं, वो उसी का वर्णन किया गया है। यानी कहती है एक उसमें महिला की, रानी मैं जानी अजानी वहाँ, यानी कि मैं इस रानी कैकेयी को जानती हूँ, वो कितनी अज्ञानी है और पावी पवि पाहन होते कठोर ही हो, यानी कि उसके हृदय जो है पत्थर के समान कठोर हैं। और राजा भी उचित और अनुचित नहीं देखे, उन्होंने ये नहीं समझा, बल्कि जो है केवल अपनी पत्नी के कहने पर ये सब कर दिए हैं। और ऐसे मोह लेने वाली मूर्ति को भला वो लोग कैसे बिछड़ने के बाद जी रहे हैं, और जो आँख में बसाने योग्य हैं इन लोगों को भला वे कैसे वनवास में भेज दिए हैं। ये इसका जो है क्या रहेगा? ये इसका रहेगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी बात करें अगर हम लोग पद्यांश में, तो ऐसी मनोहर मूर्ति के बारे में किसका मतलब वर्णन किया गया है, किसे कहा गया है? तो राम लक्ष्मण और सीता को इस तरीके से बताया गया है। अब ये देखिए चैप्टर जो है हल्दी घाटी से लिया गया है, ठीक ना। ये चैप्टर जो है ये हल्दी घाटी का है और श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। इसमें जो है श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है और वर्णन इसमें किसका किया गया है? तो राणा प्रताप का वर्णन किया गया है। तो यही इसमें भी है कि मतलब जो है आप देख सकते हैं कि जब चढ़ चेतक पर, यानी कि वो चेतक पर चढ़ने के बाद अपनी तलवार को उठाकर जब वे रखते थे तो ऐसा लगता था जैसे भूतल में असीमित जल जो है सौंदर्यशील हो रहा है। और राणा प्रताप जब सिर को, यानी शत्रुओं के सिर को काट काट कर अपनी वीरता का, अपनी जवानी का, वीरता का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चीज़ जो है इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और आगे हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें किस योद्धा का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पे राणा प्रताप का वर्णन हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं किसमें, ये जो हमारे सामने संस्कृत है, तो संस्कृत में भी वही चीज़ है। आपको जो है यहाँ पे संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है, तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से, ठीक ना। संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और वाराणसी नामक पाठ में अगर हम लोग देखेंगे तो वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित करता है। आज ही नहीं बल्कि संस्कृत की, यानी आज से ही नहीं, यह संस्कृत की जो धारा है, वाणी की धारा है, ये लगातार प्रवाहित होती है और एक लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यह अनेक आचार्य और विद्वानों की संस्कृत भाषा यहाँ पे अध्ययन अध्यापन के लिए आए हैं, और केवल भारतीय ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आए, अध्ययन को प्राप्त करने के लिए आए और निःशुल्क विद्या प्राप्त किए। बाकी इसके बारे में डिटेल में जो है ये सब चर्चा चैप्टर में की गई है, और जो जिस जिस चैप्टर की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है उसका भी जो है जल्द ही आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, ये भी जो है आपको भारतीय संस्कृत से लिया गया है, ठीक ना। इसके कोई लेखक होते नहीं हैं, तो इसमें आप देखेंगे अथवा में एक ही आपको करना होता है। फिर इसमें देखिए जो है भौरे का वर्णन किया गया है और भौरे के बारे में बताया जाता है यहाँ पर। तो एक का संदर्भ इसमें भी आपको लिखना होता है, और एक किससे लिया गया है, तो ना क्या कहते हैं इसको, ये जो भौर, इसमें रात्रि गमिष्यति नामक पाठ जो इसमें है, तो ये भंवरे का वर्णन किया गया है कि वो कमल के कली में बंद हो जाता है और प्रभात होने का इंतजार करता है, और जैसे ही वो पंकज खिलता है तो उसे जो है हाथी आके उखाड़ ले जाती है। तो इस चीज़ का वर्णन जो है उसमें उस कली का किया गया है। अब हम लोग आगे अगर देखते हैं तो इसके बाद आपको ये भी अथवा करके है, और फिर इसके बाद मुक्ति दूत, ये आपको लिखना नहीं है। अग्रपूजा खंड काव्य जिसमें हमने आपको बताया था, अग्रपूजा खंड काव्य में आप लोगों को दोनों चीज़ हम बताए थे, कथा वस्तु और श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, ये दोनों पे आप लोगों को लिखना था। तो यही केवल आपको दो में से एक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है कि किसी एक पर, ये ऐसा हमेशा आता है, तो किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होता है आप लोगों को। बाकी इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें आपके सामने जीवन परिचय है, और जीवन परिचय में हमने आप लोगों को
जीवन परिचय कई लोगों का दिया था, इसमें शायद इसमें से किसी का जीवन परिचय हमारे चैनल पे अभी नहीं अपलोड हुआ था, ठीक ना। तो इसके लिए मतलब हमें खेद है कि जीवन परिचय तो हम बताए लेकिन इसमें से नहीं आया है। बाकी इसमें से हम देखते हैं तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमने आप लोगों को जीवन परिचय इसमें बताया था। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं 5 नंबर का आता है, लेखक और कवि दोनों का। तो यहाँ से आप लिखेंगे। बाकी यहाँ पे हम पूरा जीवन परिचय थोड़ी बताएंगे आपको, क्लास में ही उस तरीके से चलता है जिस तरीके से यहाँ पे वीडियो का लेक्चर आता रहता है वैसे आपको मिलेगा। बाकी इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन केवल लिखने रहते हैं। एक यहाँ पे पहले सबसे पहले एक श्लोक जो इस पेपर में ना आया हो, और फिर 2 प्रश्नों के उत्तर। ये हमेशा का नियम है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपको 2 ही केवल लिखना रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है जैसे यही 2 देख लेते हैं, तो इसमें एक देखिए कि रिपु उपेक्षा वर्धते, तो इससे जो है उपेक्षा बढ़ती है। और कूप किमर्थे दुखम, तो इसमें किस चीज़ का रहता है, तो इसको जो है नितराम मतलब नीचे होने का दुख रहता है। तो ये चीज़ इसमें जो है हम देखते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो किसी एक विषय पर आप यहाँ पे विज्ञान के बारे में लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से इस समय आप लिखेंगे इस पे। और स्वतंत्र भारत अभियान इस समय भी जो है ये थोड़ा सा चल रहा है, तो इस पे आप लिख सकते हैं छात्र अनुशासन, नारी सशक्तिकरण, जितनी भी मतलब कि बालिकाएं थी उनको इस पे लिखना चाहिए था। बाकी ये कंप्लीट हुआ। और ये देखिए रहता है आपके सामने एक, या तो आप पत्र लिखेंगे, ठीक ना, या तो आप पत्र लिखेंगे और फिर ये 2 तरीके का पत्र रहता है। या तो आप किसी जैसे अथवा करके दिया है तो, या आपको दिया गया अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को कोई पत्र भेजें जो उसने उपहार दिया है। या फिर ये है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का, मतलब जैसे तेज चलता है, उसके बाइक से जो है कुछ प्रदूषण निकलते हैं, तो उस तरीके से जो है आप ये लिख सकते हैं शिकायत पत्र। ये चीज़ आपको लिखना था। तो ये थी थोड़ा शॉर्ट टाइप आंसर की। बाकी जो है इस पे डिटेल वीडियो जो है उस तरीके से हम सातों सेट का लेंगे जब हम लोग सॉल्व कराते हैं, तो उसके अनुसार, ठीक ना। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।